श्री रामपुर नाम के गांव में मोना नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसके पिताजी रमेश एक बड़े कंपनी में काम किया करते थे और माँ सुशीला घर की भागदौड़ संभाला करती थी। मोना को आइसक्रीम खाना बहुत ही पसंद था, इसीलिए उसके माता पिता हमेशा परेशान रहा करते थे। एक दिन मोना के लिए संजय नाम के लड़के का रिश्ता आता है। लड़का पढ़ा लिखा होने के साथ साथ गुणी और सुशील भी था। संजय अपनी माँ शारदा के साथ मोना को देखने आता है। तभी रमेश जी, आइए आइए, बैठिए। नमस्ते। आइए ना बहन जी। नमस्ते सुशीला जी। आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जी नहीं, हमें आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। सुशीला बहन, लड़की को बुलाइए ना। मैं तो लड़की को देखने के लिए कब से बेताब हूँ। जी शारदा जी, अभी बुलाती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला मोना को आवाज देती है। मोना, बेटी मोना। जैसे ही मोना बाहर आती है, सभी उसकी ओर देखने लगते हैं। मोना दिखने में बहुत खूबसूरत थी। संजय मोना को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। उसे मोना बहुत पसंद आती है। मोना सबके सामने आकर चाय नाश्ता देती है और उनके सामने बैठ जाती है। उसे देख शारदा, बेटी यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। मोना शारदा के पास बैठ जाती है। शारदा मोना से कुछ बातें करती है। तभी घर वाले मोना और संजय को अकेले बात करने के लिए भेज देते हैं। संजय मोना से, जी आपको क्या काम करने में रुचि है? वैसे तो मैं सभी काम करती हूँ, मगर मेरा सबसे फेवरेट काम है ऑफिस का काम। मुझे ऑफिस का काम करना बहुत अच्छा लगता है। और आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में तो आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैं सुबह शाम आइसक्रीम खा सकती हूँ। अच्छा, आइसक्रीम आपको इतनी पसंद है? जी। संजय और मोना थोड़ी देर के लिए बातें करते हैं और नीचे आते हैं। तभी सुशीला मोना से, बिटिया तुम्हें लड़का पसंद तो है ना? मोना शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। तभी शारदा अपने बेटे संजय से, तुम्हें लड़की पसंद है संजय? हाँ माँ। संजय के हाँ कहते ही सुशीला सभी का मुंह मीठा करती है। कुछ ही दिनों बाद संजय और मोना की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब सही चल रहा था, मगर मोना की आइसक्रीम खाने की आदत ससुराल में नहीं छूट पाई थी। ये देख शारदा चिंतित रहने लगी। शारदा एक दिन मोना से, अरे बहू, थोड़ा आइसक्रीम कम खाया करो। हमारे घर में दूसरा भी कुछ खाने के लिए बनता है, उसे खाया करो। सासू माँ, आइसक्रीम से ज्यादा अच्छी चीज तो इस दुनिया में है ही नहीं। मैं हर रोज आइसक्रीम खा सकती हूँ। हाँ, वो तो दिखता है, मगर तुम्हें पता भी है इसे खाने से क्या क्या नुकसान होते हैं? सासू माँ, इसके नुकसान के बारे में क्यों सोचती हो आप? ये सोचिए ना, बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है जिसे कितना भी खाओ मन ही नहीं भरता। बहू, जब तुम्हें जुकाम, मोटापा या फिर सिर दर्द होगा ना, तब पता चलेगा। जबकि तब देखेंगे सासू माँ। मैं तो इस दुनिया में आइसक्रीम खाने के लिए ही आई हूँ। मैं तो हर रोज आइसक्रीम खाऊंगी। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जाने दो, मैं मेरा काम करती हूँ। शारदा वहाँ से चली जाती है। शारदा बेचारी आए दिन अपने बहू को बहुत समझाती है, मगर मोना उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती और अपनी सास की बातें टाल देती थी। उस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता था। वक्त बीतते जाता है। धीरे धीरे मोना के दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, मगर मोना उस बात पर ध्यान ही नहीं देती और आइसक्रीम खाती रहती है। धीरे धीरे उसका वजन बहुत बढ़ जाता है। उसका बढ़ता हुआ वजन देख संजय एक दिन मोना से, अरे मोना, जरा खुद की ओर तो देखो, कितनी मोटी लग रही हो तुम। संजय जी, आप और आपकी मम्मी हमेशा मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। मैं इतनी सी मोटी क्या हो गई? आप तो मुझे बहुत बोलने लगे हैं। मैं तो हर रोज आइसक्रीम खाऊंगी। मोना, तुम्हें आइसक्रीम खाना थोड़ा कम कर दो, नहीं तो तुम्हें शुगर और हार्ट की बीमारी हो जाएगी। आप खामखा ही इतना डर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे मोना, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ ना। आप मेरी टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जी। संजय ऑफिस के लिए निकल जाता है। मोना दोपहर के समय आइसक्रीम खाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तभी उसे अचानक से चक्कर आ गए और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सास मोना को इस हालत में देखकर बहुत डर जाती है। वो जल्दी से संजय को फोन करती है और खुद मोना को उठाकर अस्पताल में लेकर चली जाती है। थोड़ी ही देर में संजय अस्पताल में पहुंच जाता है। डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल करके उसके कुछ टेस्ट करते हैं।
उस टेस्ट में डॉक्टर को मोना का शुगर लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ये देख डॉक्टर बाहर आते हैं। तभी संजय डॉक्टर से, क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? जी उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है, इसलिए उनको चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहू हर रोज आइसक्रीम खाती है और यूं कहिए ना कि उसे आइसक्रीम के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शायद इनके आइसक्रीम की आदत ही इनकी शुगर लेवल बढ़ने का कारण है। अगर आप उन्हें सही सलामत चाहते हैं तो आपको उनकी ये आदत छुड़वानी होगी। जी डॉक्टर, मैं उसे कभी भी आइसक्रीम खाने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर संजय मोना से मिलने के लिए उसके कमरे में चला जाता है। संजय कमरे में जाते ही मोना से, मोना, तुम्हें अभी भी आइसक्रीम खानी है तो बताओ मुझे, मैं अभी आइसक्रीम लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। कौन सी लाऊं बताओ जरा, वेनिला लाऊं, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच? हाँ, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या कहा डॉक्टर ने? तुम्हारी ज्यादा आइसक्रीम खाने की वजह से तुम्हें शुगर की बीमारी हो गई है और अब तुम आइसक्रीम तो क्या मीठा तक नहीं खा सकती। क्या? संजय की बात सुनकर मोना जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना देख संजय मोना से, मोना, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। हमने तुम्हें कितना समझाया मगर तुमने हमारी एक ना सुनी। मैं इस बात को लेकर नहीं रो रही। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? मैं आइसक्रीम नहीं खा सकूंगी इसलिए रो रही हूँ। हे भगवान, क्या करूं मैं तुम्हारा? ऐसा कहकर संजय मोना के साथ घर चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। मोना आइसक्रीम खाने की आदत छोड़ने की बहुत कोशिश करती है। उसके साथ ही वो प्राणायाम और डेली एक्सरसाइज भी करने लगती है। उससे उसका शुगर लेवल कम होने में मदद होती है। साथ ही साथ मोना का मोटापा कम हो रहा है, ये देख घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन उसे पता चलता है कि वो संजय के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो संजय से, संजय जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ कहो मोना, क्या बात है? संजय जी, आप पापा बनने वाले हो और मैं माँ बनने वाली हूँ। मोना, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं तो आज ऑफिस में मिठाई बांटूंगा। माँ, माँ। संजय ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाता है। उनके घर में जैसे खुशहाली छा जाती है। ऐसे ही 7 महीने बीत जाते हैं। एक दिन संजय मोना के साथ एक शादी में चला जाता है। वहाँ से लौटते समय उनके कार का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उन दोनों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहाँ संजय को जल्दी होश आ जाता है, मगर मोना को होश ही नहीं आता। उसकी शुगर की बीमारी की वजह से उसकी कंडीशन क्रिटिकल बन जाती है। तभी संजय डॉक्टर से, डॉक्टर, मोना की तबीयत कैसी है अभी? उनकी तबीयत तो थोड़ी क्रिटिकल ही है। वो प्रेग्नेंट होने के कारण उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और शुगर की वजह से उनकी ब्लीडिंग थमने का नाम ही नहीं ले रही। डॉक्टर साहब, आप कुछ कीजिए, मेरी बीवी और मेरे बच्चे को बचा लीजिए। संजय जी, हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगता है हमें उनकी प्रीमैच्योर डिलीवरी करनी होगी। आपका साइन लगेगा हमें। जी डॉक्टर साहब, अभी करता हूँ। ऐसा कहकर डॉक्टर उनके सामने पेपर रख देते हैं और संजय जल्दी से उन पेपर्स पर साइन कर देता है और डॉक्टर मोना की प्री मैच्योर डिलीवरी कर देते हैं। तभी मोना की सास शारदा अस्पताल में आ जाती है। पूरे 2 घंटे के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और संजय से, मुबारक हो संजय जी, आपको बेटी हुई है। माँ और बच्ची दोनों सही सलामत है। बच्ची अभी कम महीने की होने के कारण हमने उसे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं समझ में नहीं आ रहा। अब आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी संजय और शारदा मोना के पास चले जाते हैं। दोनों को देख मोना बहुत खुश हो जाती है। तभी शारदा मोना से, बहू तुम माँ बन गई हो और मैं दादी बन गई हूँ। मोना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देख शारदा मोना से, आज के बाद बिल्कुल नहीं रोना, समझी? माँ जी, मेरी वजह से मेरी बच्ची आज इस मुसीबत का सामना कर रही है। मैं आज के बाद आप सबकी बातें मानूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा। अरे बहू, छोटी छोटी बातें तो वही भूल जानी अच्छी होती है। मैं तो कब की भूल गई और तुम भी जल्दी से घर आ जाओ, समझी? हाँ माँ जी। कुछ दिनों बाद मोना अपने बच्ची को लेकर घर आ जाती है। सब घर के सदस्य मिलकर नन्ही परी का स्वागत करते हैं। उस दिन से मोना अपने परी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। साथ में ही मोना अपनी आइसक्रीम खाने की आदत को त्याग देती है और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ बातें बड़ों की मानकर अपने जीवन का भला हो सकता है। कौन सी भी चीज ज्यादा मात्रा में खाने से
अपने शरीर को हानि हो सकती है, इसीलिए कोई भी चीज एक लिमिट तक ही खानी चाहिए। ऋषिवन नाम के राज्य में राजा भीमसेन राज्य किया करते थे। उनके राज्य में सभी प्रजा बहुत ही सुख समृद्धि के साथ रहा करती थी। राजा को 7 राजकुमारियां थी। हर एक राजकुमारी दिखने में बड़ी ही खूबसूरत और अलग अलग स्वभाव की थी। राजा अपने राजकुमारियों को बहुत प्यार किया करते थे। राजा अपने राजकुमारियों की हर एक ख्वाहिश पूरी किया करते थे। उन्हें महाराज ने सब काम सिखाए थे। सिलाई कढ़ाई से लेकर तलवारबाजी तक राजकुमारियों को सब सिखाया गया था, मगर राजकुमारियों को कभी भी नृत्य करने की अनुमति नहीं दी गई थी। एक दिन बड़ी राजकुमारी सोफी अपने बहनों से, मुझे लगता है हमें भी बाकी लोगों की तरह नाचना चाहिए। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो, मुझे भी नाचने का बहुत मन है। तो हम सब रात को पिताजी से छुपकर नृत्य का अभ्यास किया करेंगे। इससे हमें नाचना भी आएगा और पिताजी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कहकर सोफी बाकी के बहनों के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी रिया वहाँ पर ठहर कर मन में कुछ सोचती है। सोफ़ी मेरी बहन जो कर रही है वो सही है ना? वैसे वो जो भी करती है वो सही ही होता है, तो मैं इस बारे में इतना ना सोचूं तो ही अच्छा होगा। ऐसा मन में सोचकर रिया भी अपने कक्ष में चली जाती है। अगले दिन से सभी राजकुमारियां अपने अपने काम करने में व्यस्त हो जाती है। तभी महाराज भीमसेन वहां आ जाते हैं। राजकुमारी सोफी, सोनिया, आज तुम सभी को धनुर्विद्या का अभ्यास करने हमारे साथ चलना है। पिताजी, ये तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम धनुर्विद्या सीख रहे हैं। मेरी एक भी बेटी शस्त्रकला से वंचित नहीं रहनी चाहिए। उन्हें संकट समय आने पर खुद का तथा प्रजा का रक्षण करना आना चाहिए। जी पिताजी। ऐसा कहकर सोफी अपने बहनों के साथ वहां से चली जाती है और धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगती है। कुछ समय बाद शाम हो जाने पर सभी राजकुमारियां अपने अपने कक्ष में चली जाती है और रात के समय सभी राजकुमारियां एक जगह जमा हो जाती है। तभी उन राजकुमारियों में से सोना राजकुमारी, दीदी, हमें वहाँ पिताजी की अनुमति के सिवा जाना उचित होगा? सब ठीक होगा सोना, तुम चिंता मत करो। हाँ, दीदी कह रही है तो सही ही होगा। चलो, हमें नृत्य भी सीखना है। हाँ चलो। ऐसा कहकर सभी राजकुमारियां नृत्य सीखने चली जाती है और सुबह होने से पहले ही वो अपने महल में आ जाया करती थी। एक दिन महाराज उनके कक्ष में जाकर देखते हैं तो राजकुमारियों के जूते बहुत ही फटे हुए होते हैं। ये देख महाराज, राजकुमारियों के जूते तो ज्यादा पुराने भी नहीं हैं और ये तो फट भी गए हैं। ये सब मिलकर मुझसे कुछ छुपा रही है। ऐसा सोचकर महाराज राजकुमारियों के कक्ष से चले जाते हैं। अब महाराज अपना काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद एक सेवक आकर महाराज से, महाराज, राजकुमारियां उड़ गई है, आप चाहे तो उन्हें मिल सकते हैं। उनसे कहिए कि हम आ रहे हैं। जी महाराज। ऐसा कहकर सेवक वहां से चला जाता है और राजकुमारियों के कक्ष में जाकर उनसे, राजकुमारी जी, महाराज आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। इस समय? जी राजकुमारी जी। ठीक है, तुम जाओ। ऐसा कहकर सेवक वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद महाराज वहां आ जाते हैं। महाराज राजकुमारियों से, राजकुमारियों, आपके जूते इतने फटे हुए क्यों हैं? मुझे लगता है कि आप सब नृत्य करती है। नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो हमेशा देखते हैं कि हम महल में ही रहते हैं और आपके कहे मुताबिक ही काम करते हैं। फिर भी आपके जूते इतने जल्दी फट कैसे गए? पिताजी, ये जूते कितने पुराने हैं, इसलिए ये फट गए। ऐसा कहकर सोफी बात को टाल देती है। ये बात महाराज की नजर से बच नहीं पाती। महाराज मन में, ये सब मुझसे कुछ न कुछ छुपा रही है, मुझे इसका पता लगाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर महाराज राजकुमारियों के कक्ष से चले जाते हैं और अपने कक्ष में आकर सोचते हैं, मुझे इनका सच जानने के लिए कुछ ना कुछ युक्ति लगानी ही पड़ेगी। मैं मेरे बेटियों का सच जो भी नौजवान मेरे सामने लाएगा, उसे इस राज्य का राजकुमार और उसके साथ राजकुमारियों का विवाह करवा दूंगा। ऐसा मन में सोचकर महाराज पूरे राज्य में लोगों को सेवकों द्वारा संदेश भेजते हैं। सिपाही राज्य में जाकर, सुनो सुनो सुनो, हमारे महाराज की 7 राजकुमारियां हैं। उनसे अगर शादी करने इच्छुक कोई नौजवान हो तो उसे कुछ शर्तों और खुद को सिद्ध करना पड़ेगा, तभी वह इस राज्य का राजकुमार बन पाएगा। बाकी की शर्तें महल में आकर बता दी जाएगी। ऐसा कहकर सिपाही वहां से चले जाते हैं। सिपाही जाते ही बहुत से नौजवान महल में राजकुमारी से शादी करने के लिए जमा हो जाते हैं। उन सभी में अलग अलग राज्य के राजकुमार
तथा दूसरे राज्य से आए हुए लोग भी आए थे। उन्हें देख महाराज, यह जमे हुए सारे नौजवानों, आप सभी को मेरी राजकुमारियों से शादी करनी है, मगर उसके लिए आपको मेरी राजकुमारी यह कहाँ जाकर हर रोज नृत्य करती है ये खोज निकालना होगा। जो ये खोज निकालेगा वही मेरी राजकुमारियों के साथ शादी कर पाएगा, वरना उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ऐसा कहकर महाराज महल में चले जाते हैं। तभी महाराज की चुनौती सुनकर आधे नौजवान मृत्यु के भय से वहां से चले जाते हैं। जो भी वहां रुकते हैं वो किसी राज्य के राजकुमार तथा वीर साहसी नौजवान थे। अब वो महाराज के सामने जाकर कहते हैं, महाराज, हमें आपकी शर्त मंजूर है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि आपको मेरी शर्त मंजूर है, मगर हाँ, आपको सिर्फ 5 दिन का समय दिया जाएगा। अगर आपने उन 5 दिनों में ये सब कर दिखाया तो आपका विवाह राजकुमारी के साथ संपन्न होगा, और अगर आप चुनौती हार गए तो आपको मृत्युदंड तथा आजीवन कारावास हो सकता है। हमें मंजूर है महाराज। आप सबकी रहने की व्यवस्था महल में की जाएगी। जी महाराज। ऐसा कहकर महाराज वहां से चले जाते हैं। अब सारे नौजवान राजकुमारियां कहाँ जाती है, क्या करती है, ये सब देखते हैं, मगर उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि राजकुमारियां नृत्य करने कब जाती है। वो सब नौजवान अपनी चुनौती में असफल हो जाते हैं। तभी महाराज उन्हें कारावास की शिक्षा सुनाते हैं और कुछ लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाते हैं। अब महाराज के सैनिक पूरे राज्य में पर्चे लगा देते हैं कि राजकुमारियों से जो भी नौजवान शादी करना चाहता है उसे राजकुमारियां नृत्य करने कहाँ जाती है ये ढूंढना होगा। अगर किसी ने ढूंढ लिया तो उन्हें इनाम स्वरूप राज्य का राजकुमार तथा राजकुमारी से विवाह करवा दिया जाएगा। वो पर्चे देख सभी नौजवान उत्सुक हो जाते हैं, मगर महाराज की शिक्षा देख कोई भी उनके महल में नहीं जाता। एक दिन एक लड़का विराज जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी उसे एक बूढ़ी औरत भूख से तड़प रही दिखाई देती है। वो उसके पास जाकर, क्या हुआ दादी, आपको कुछ चाहिए क्या? बेटे, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे खाने को कुछ चाहिए। दादी, मेरे पास एक रोटी है, आप ये खा सकती है। ऐसा कहकर विराज बूढ़ी औरत को रोटी देता है। तभी वो बूढ़ी औरत एक सुंदर परी में परिवर्तित हो जाती है। ये देख विराज बहुत चौंक जाता है और उस परी से, आप एक परी है, तो आपने ऐसा क्यों किया? यहाँ से जाने वाले बहुत से लोगों ने मुझे देखकर अनदेखा कर दिया, मगर तुमने मेरी मदद की। बोलो बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए परी जी। मैं तुम्हें ये जादुई कंबल देती हूँ। इसे तुमने खुद के बदन पर ओढ़ा तो तुम किसी को नहीं देख पाओगे और तुम तुम्हारे काम में सफल हो सकोगे, और कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। ऐसा कहकर परी उसके हाथों में जादुई कंबल रख देती है और अदृश्य हो जाती है। अब विराज वो कंबल अपने पास रख लेता है और जंगल से बाहर राज्य में आ जाता है। उसे वहां लगा पर्चा दिखाई देता है। वो सोचता है कि मैंने आज तक बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है, आज ये चुनौती भी लेकर देखता हूँ। ऐसा कहकर विराज वहां से राज्य में चला जाता है। वहां जाकर विराज महाराज से मिलने चला जाता है। तभी, महाराज, मैं आपकी रखी हुई चुनौती स्वीकार करता हूँ, मगर मुझे यहाँ रहने की अनुमति चाहिए। तुम्हें हमारी चुनौती स्वीकार है तो हमें भी तुम्हारी शर्त मंजूर है। ऐसा कहकर विराज अब महल में रहने लगता है। तभी उसकी दोस्ती सबसे छोटी राजकुमारी रिया से हो गई। बाकी की 6 राजकुमारियां थोड़ी घमंडी थी, इसलिए वो विराज से बात करना पसंद नहीं करती थी, मगर रिया को विराज का शांत स्वभाव बहुत ही पसंद आ गया था। विराज सभी राजकुमारियों से, नमस्ते राजकुमारी। सभी राजकुमारियां वहां से चली जाती है। तभी रिया विराज से, नमस्ते। ऐसा कहकर रिया वहां से चली जाती है। विराज के मन में रिया के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। रिया और विराज में अच्छी दोस्ती हो जाती है। उनकी दोस्ती हो जाने के कारण विराज और रिया रात में बातें करते रहते, मगर रिया विराज को हर रोज रात के समय एक शरबत पिलाती, जिससे विराज जल्दी सो जाता और उसे राजकुमारियों के बारे में पता ही नहीं चलता था। अगले दिन विराज मन में सोचता है, मैं यहाँ राजकुमारियों का सच जानने के लिए आया हूँ, मगर मुझे अब क्या करना होगा? राजकुमारियां तो दिन भर तो कहीं नहीं जाती और नृत्य भी नहीं करती, मगर उनका ये सच मुझे जानना ही होगा। ऐसा सोचकर विराज मन ही मन परी रानी को याद करता है। तभी परी रानी उसके सामने प्रकट हो जाती है। परी रानी विराज से, कहो,
तुमने मुझे कैसे याद किया? क्या काम है? परी रानी, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। मुझे राजकुमारियों का सच जानना है, इसलिए मुझे क्या करना होगा आप मुझे बताइए। तुम्हें उनके हाथ का कुछ भी नहीं खाना होगा और उन पर तुम्हें विश्वास नहीं करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी रानी। ऐसा कहकर परी रानी गायब हो जाती है। अगले दिन महाराज विराज के कमरे में आकर विराज से, विराज, आपको तो पता है कि हमने आपको कुछ दिन रहने की मोहलत दी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ रहकर आराम करें। आज आपका इस महल में आखिरी दिन है और कल अगर आपने कोई हल नहीं निकाला तो बाकियों की तरह आपको भी सजा होगी। जी महाराज, मैं समझ गया। ऐसा कहकर महाराज वहां से चले जाते हैं। अब विराज राजकुमारियों पर कड़ी नजर रखता है, मगर उसे राजकुमारियां नृत्य करते दिखाई नहीं देती। रिया रात के समय विराज के लिए शरबत लेकर आती है। शरबत देख विराज को परी रानी के शब्द याद आ जाते हैं और वो कुछ बातें करके शरबत का ग्लास लेकर एक पौधे में डाल देता है और खाली ग्लास लेकर रिया के पास आता है। तभी विराज सोने का नाटक करता है और सोफे पे सो जाता है। ये देख रिया वहां से चली जाती है। विराज अपने ऊपर जादुई कंबल डालकर खुद को ढक लेता है और वहां से जाने के लिए निकलता है। तभी सभी राजकुमारियां एक जगह जमा होकर एक फ्रेम के पीछे एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है। फ्रेम को वो चुटकी बजाकर अलग कर देती है और उस रास्ते से वो 7 राजकुमारियां जाने लगती है। तभी उनके पीछे विराज भी चला जाता है। रिया को ऐसे लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, मगर वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई नहीं होता। विराज देखता है कि वहाँ अंदर अलग ही दुनिया होती है, जहाँ रंगी बिरंगी फूल थे और बहुत बड़ा स्टेज था, जहाँ 7 राजकुमारियां खड़ी रहकर डांस कर रही थी। वहाँ संगीत भी शुरू हो जाता है। तभी ये सब देख विराज मंत्रमुग्ध हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसे वापस भी जाना है। वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता है और अपने कमरे में आकर सो जाता है। तभी राजकुमारियां अपना नृत्य समाप्त करके वापस महल में आ जाती है और कमरे में आकर सो जाती है। तभी रिया को मन में ऐसा लगता है कि क्या सच में विराज सो गए हैं? मैं एक बार देख के आती हूँ। ऐसा कहकर रिया विराज के कमरे में आकर देखती है तो विराज खर्राटे मारकर सो रहा था। तभी रिया का विश्वास हुआ कि उनका पीछा किसी ने नहीं किया। अब रिया भी अपने कमरे में आकर सो जाती है। अगले दिन 7 राजकुमारियां महाराज और विराज दरबार में हाजिर होते हैं। विराज से महाराज, विराज, क्या आपको पता चला कि राजकुमारियां कहाँ जाकर नृत्य करती है? हाँ महाराज, मुझे पता है। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा कहकर विराज महाराज को राजकुमारियों के कमरे में लेकर उस नगर में लेकर चला जाता है। ये देख राजकुमारियां बहुत डर जाती है और चुपचाप वहाँ एक जगह खड़ी रहती है। महाराज विराज के साथ जाकर वहाँ देखते हैं तो वो जगह देखकर उन्हें उनकी महारानी की याद आ जाती है। उनकी महारानी भी वहाँ नृत्य किया करती थी, मगर महारानी एक दिन पर्वत पर नृत्य का अभ्यास कर रही थी। तभी उनका पैर फिसल जाने की वजह से उनकी खाई में गिरकर मौत हो गई थी। इसी वजह से महाराज राजकुमारियों को नृत्य नहीं करने देते थे। मगर राजकुमारियों को ये जगह कैसे पता चली, ये देखने के लिए महाराज राजकुमारियों के पास आते हैं। तभी महाराज, राजकुमारियों, तुम्हें वहां जाने का रास्ता किसने दिखाया? क्योंकि वो रास्ता तो सिर्फ मेरे और महारानी के सिवा किसी को नहीं पता। पिताजी, ये रास्ता हमें माँ ने ही बताया था, मगर आपने नृत्य करने से मना कर दिया था, इसीलिए हम यहाँ हर रोज रात को आकर नृत्य का अभ्यास किया करते थे। महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी बेटियों से क्षमा मांगकर विराज को राजकुमारियों के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा। तभी विराज महाराज से, महाराज, मैं सिर्फ रिया को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं रिया से शादी करना चाहता हूँ। उसकी ये इच्छा देख महाराज रिया से विराज की शादी करवा देते हैं। सभी राज्य में खुशहाली छा जाती है। महाराज विराज को राज्य का राजकुमार घोषित करते हैं और उसके हाथ में राज्य की भागदौड़ दे देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम हमारे अच्छे स्वभाव से हर किसी का मन जीत सकते हैं। हमेशा जिंदगी में प्रयत्न करते रहना चाहिए। कठिन परिस्थिति का अपने सूझबूझ से सामना करना चाहिए।